हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिरवाल एक बार फिर से सिरवाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति और आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन थे उनके चरण क्या थे। तो जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसे 3 चरणों में बांटा गया है। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 के बीच होता है, उग्रवादी चरण जो कि 1905 से 1919 के बीच होता है, और गांधीवादी चरण जो कि 1919 से और 1947 के बीच होता है। अब हम इसे पढ़ेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादी चरण। इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वो कांग्रेस के हाथों में होता है, जिसमें सभी क्या होते हैं, कांग्रेस के सदस्य होते हैं जो नरमपंथी या उदारवादी कहलाते हैं। ये उदारवादी जो व्यक्ति होते हैं ये ब्रिटिश राज को क्या मानते हैं, भारत में एक वरदान मानते हैं तथा उससे भारत में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस पर रहमतुल्लाह शानी जी कहते भी हैं कि अंग्रेजों जैसी न्यायप्रिय जाति भारत में और कहीं भी नहीं हो सकती है, या अंग्रेजों जैसी न्यायप्रिय जाति इस सूर्य के नीचे और कहीं नहीं हो सकती है। किंतु दोस्तों, हम आगे देखते भी हैं कि जो उदारवादियों की जो नीति होती है या एजेंडा होता है उसमें स्वराज तथा स्वतंत्रता का कोई भी क्या नहीं होता है, उपलक्ष्य या लक्ष्य नहीं होता है। क्योंकि वे जानते थे कि भारत अभी क्या नहीं बना है, राष्ट्र नहीं बना है, उसमें राजनीतिक चेतना का अभाव था। और यही कारण होता है कि इनका जो एजेंडा होता है, उदारवादियों का जो एजेंडा होता है उसमें स्वराज शब्द उल्लेखित नहीं होता है। उदारवादियों की नीति की अगर हम बात करें तो इनकी नीति प्रार्थना, याचिका आदि पर आधारित होती थी। यानी ये क्या करते थे, प्रार्थना याचिका के माध्यम से संवैधानिक रूप से मांग करते थे और मांगों को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि उग्रवादी चरण 1905 से 1919 के बीच का जो काल होता है वह उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इसे उग्रवादी चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कांग्रेस में ऐसे व्यक्तियों का वर्चस्व हो गया था जो क्या करते थे, सीधी कार्रवाई में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इन्होंने उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति को, यानी कि प्रार्थना याचिका की नीति को त्याग कर सीधी कार्रवाई की नीति अपनाई तथा भारत के विभिन्न गांवों, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। इसके साथ ही सीधी कार्रवाई या प्रतिरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि भाषण, सभाएं आदि के माध्यम से लोगों को क्या करते हैं, आंदोलन के लिए जागरूक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के बीच, यानी स्वतंत्रता तक का जो काल होता है वो गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि उदारवादी और उग्रवादी जो चरण होते हैं या गर्मपंथ या नरमपंथी जो चरण होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्या सिमिलरी होती है और उनकी विचारधारा किस प्रकार की होती है। उदारवादी और उग्रवादी जो लोग होते हैं या उदारवादी जो होते हैं ब्रिटिश राज के समर्थक होते हैं, और उग्रवादी क्या होते हैं, ब्रिटिश राज के विरोधी होते हैं। नंबर 2 में हम देखते हैं कि जो उदारवादियों की जो मांग होती है या जो नीतियाँ होती हैं वे संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारों पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। जबकि अगर उग्रवादी की हम बात करें तो उनकी मुख्य मांग स्वराज थी कि बस हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। नंबर 3 में हम देखते हैं कि इनकी जो कार्यप्रणाली थी या इनके कार्य करने का जो तरीका था वो उसे भिक्षावृत्ति कहते हैं। यानी कि प्रार्थना, याचिका तथा प्रतिमंडल
नीति पर क्या थी, आधारित थी। यानी कि प्रार्थना, याचिका और प्रतिनिधि मंडल पर क्या थी, आधारित थी। इनके माध्यम से ये अपनी मांगों को क्या करते हैं, मनवाते थे या इनकी मांगों को सॉल्व करते थे। जबकि उग्रवादी की अगर हम बात करें तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति में क्या करते थे, विश्वास करते थे। यानी इनकी जो नीति थी वो क्या थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी और मांग क्या थी, डायरेक्ट स्वराज की थी। नंबर 4 में हम देखेंगे कि उदारवादी जो लोग होते हैं या नरमपंथी जो लोग होते हैं उनके लिए क्या नहीं था, धर्म का ज़्यादा महत्व नहीं था। यानी वो लोग क्या नहीं करते थे, धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। जबकि अगर उग्रवादी की हम बात करें तो उग्रवादी जो होते हैं वे धर्म में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे और उनका जो हिंदू धर्म का विशेष महत्व होता था उनके लिए। ये था दोस्तों उदारवादी और उग्रवादी में अंतर, ताकि ये बताना पड़ा आपको ताकि आप समझ जाएं कि इन दोनों में क्या था, अलग क्या था या इन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल की भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन का निर्णय या बंगाल विभाजन की जो घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को की गई थी और बंगाल का संपूर्ण रूप से जो विभाजन होता है वो कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो अगर पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905। और अगर इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। यहाँ पर दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्लियर कर देना हमने कि जो घोषणा की गई थी या निर्णय कब लिया गया था 20 जुलाई 1905 को और विभाजन कब किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है और लगभग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार की स्पष्ट नीति होती है फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति होती है और इसी के तहत बंगाल का विभाजन होता है, सूरत अधिवेशन होता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग की क्या हो जाती है, एक अलग स्थापना हो जाती है। तत्कालीन बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि कुछ क्षेत्र शामिल थे। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और उस समय लॉर्ड कर्जन कहाँ थे, शिमला में थे। यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। और जब जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वो इसका कारण या इसके संबंध में तर्क देते हैं कि बंगाल क्या है, एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और इसका प्रशासन संभालना एक गवर्नर के बस का नहीं है और इसी वजह से इसका क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि बंगाल क्या बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका प्रशासन एक गवर्नर नहीं संभाल सकता है, इसलिए इसका क्या किया जाता है, विभाजन किया गया था। लेकिन भारतीयों ने इसका भारतीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका तीखा विरोध करते हैं और इसे बंगाल का विभाजन समझ के हिंदू मुस्लिम का क्या समझते हैं, विभाजन समझते हैं। इसके विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में या बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय क्या करते हैं कि 7 अगस्त 1905 को क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं। किंतु स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद भी लॉर्ड कर्जन क्या कर देते हैं, 16
अक्टूबर 1905 को बंगाल को क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर देते हैं। इसके संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, अपना तर्क देते हैं कि यह अंग्रेजों की क्या है, एक निर्मल भूल है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है कि यह कथन किसका है कि बंगाल विभाजन ब्रिटिश शासकों की या अंग्रेजों की क्या एक निर्मल भूल है। तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये था दोस्तों बंगाल विभाजन। और इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी और दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।